Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we are going to start our sixth topic of third chapter of class 11 history book, that is an empire across 3 continents. So before starting this topic, I hope कि आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे प्रीवियस पार्ट को जरूर देखा होगा. बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है, देन एज यूजुअल सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के सारे प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सिक्स्थ टॉपिक. So the name of the topic is social hierarchies. So ये जो टर्म है हायरार्की, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. So आखिर इस टर्म का मतलब क्या होता है? So हायरार्की एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिस सिस्टम में लोगों को डिफरेंट रैंक्स एंड डिफरेंट पोजीशन में डिवाइड किया जाता है. So इस टॉपिक में हम लोग सोशल हायरार्कीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में लोगों को समाज में, सोसाइटी में डिफरेंट रैंक्स एंड डिफरेंट पोजीशन दिए जाते हैं. सो जैसे कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं. सो इस टॉपिक में भी हम लोग रोमन एम्पायर के सोशल हायरार्कीज के बारे में ही पढ़ेंगे. सो टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हमें एक रोमन हिस्टोरियन के बारे में बता रखा है, जिस हिस्टोरियन का नाम था टैसिटस. सो टैसिटस ने ही अर्ली एम्पायर के सोशल ग्रुप्स को डिस्क्राइब किया है. सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्ली एम्पायर यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है. सो बेसिकली अर्ली एम्पायर्स यहाँ पे मतलब है फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड. सो फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर के जो लोग थे, उन लोगों को कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, इस चीज को किसने डिस्क्राइब किया है? सो बेसिकली टैसिटस ने ही इस चीज को डिस्क्राइब किया है. सो रोमन एम्पायर के लोगों को किस तरीके से डिफरेंट रैंक्स में डिवाइड किया गया था, रोमन एम्पायर का सोशल हायरार्की कैसा था, इस चीज को हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से रोमन एम्पायर का सोशल हायरार्की समझ में आ जाए. सो इस डायग्राम के हेल्प से, इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के हेल्प से आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि रोमन एम्पायर में रहने वाले लोगों को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज या फिर अलग अलग रैंक्स में डिवाइड किया जाता था. या फिर आप कह सकते हैं कि इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के हेल्प से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रोमन एम्पायर का सोशल हायरार्की किस तरीके से होता था. सो इस पिरामिड में, इस सोशल हायरार्की में जो सबसे पहला पोजीशन है, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन है, वो बेसिकली सेनेटर्स को दिया गया. अब सेनेटर्स कौन होते थे, ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में ही सेनेटर्स के बारे में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया था. सो बेसिकली सेनेटर्स वे लोग होते थे जो कि रोमन एम्पायर के वेल्दी पीपल होते थे, जो कि रोमन एम्पायर के नोबिलिटी कैटेगरी में होते थे. सो उन लोगों को फर्स्ट पोजीशन दिया गया इस सोशल हायरार्की में. Now, the second rank or the second position was given to the members of the equestrian class. अब ये इक्वेस्टेरियन क्लास क्या होता है एंड इस क्लास में किन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है? सो बेसिकली इक्वेस्टेरियन क्लास एक ऐसा क्लास था, एक ऐसा सेक्शन था जिस सेक्शन में इक्वीट्स को इंक्लूड किया गया था. एंड अब ये इक्वीट्स कौन थे? सो बेसिकली रोमन एम्पायर के जो नाइट्स होते थे, जो हॉर्समैन होते थे, उन्हीं लोगों को इस सेक्शन में इंक्लूड किया जाता था. एंड ये सारे जो इक्वीट्स होते थे, ये रोमन एम्पायर के सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दी ग्रुप होते थे. सो उन लोगों को सेकंड पोजीशन या फिर सेकंड सोशल रैंकिंग दिया गया. नाउ द थर्ड रैंक वाज गिवन टू द रिस्पेक्टेबल सेक्शन. सो रोमन एम्पायर का एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा क्लास होता था जिनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था, जिनको बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था. सो उन लोगों को ही थर्ड पोजीशन या फिर थर्ड सोशल रैंक दिया गया. नाउ द फोर्थ रैंक वाज गिवन टू द लोअर क्लास. सो लोअर क्लास के लोगों को फोर्थ रैंक दिया गया, फोर्थ सोशल कैटेगरी दिया गया. सो बेसिकली लोअर क्लास के जो लोग होते थे, वे लोग सर्कस एंड थिएट्रिकल डिस्प्लेस से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते थे. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो टाइम है अपना, वो सर्कस में या फिर थिएट्रिकल डिस्प्लेस यानी कि पब्लिक शोज वगैरह में ही स्पेंड करते थे. एंड नाउ द लास्ट पोजीशन और द लास्ट रैंक वाज गिवन टू द स्लेव्स. सो स्लेव्स जो कि गुलाम होते थे, उन लोगों को रोमन एम्पायर में जो लास्ट का पोजीशन है, जो लास्ट का सोशल रैंकिंग है, वो दिया गया. सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रोमन एम्पायर में किस तरीके से लोगों को डिफरेंट रैंक्स दिए गए. सो बेसिकली रोमन एम्पायर में 5 कैटेगरीज होते थे, 5 सोशल हायरार्की होते थे. फर्स्ट पोजीशन या फिर फर्स्ट रैंकिंग में सेनेटर्स को दिया गया. सेकंड जो पोजीशन था वो इक्वेस्टेरियन क्लास को दिया गया. थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टेबल सेक्शन को दिया गया.
फोर्थ पोजीशन लोअर क्लास को दिया गया एंड जो सबसे लास्ट जो फिफ्थ पोजीशन था वो स्लेव्स को दिया गया। सो नाउ वंस अगेन अगर हम लोग इन पांचों सोशल कैटेगरी को दो सेक्शन में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, सो जो पहला सेक्शन था वो था अपर क्लास जिसको पैट्रिशियन भी कहा जाता था, एंड जो दूसरा सेक्शन था वो था लोअर क्लास जिसको प्लेबियन भी कहा जाता था। सो अपर क्लास में बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक के लोग इंक्लूड होते थे, एंड जो लोअर क्लास था उसमें बेसिकली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक के लोग इंक्लूड होते थे। सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा रोमन एम्पायर का सोशल हायरार्की। सो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली रोमन एम्पायर के लोगों को दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, देन पहला सेक्शन होगा अपर क्लास एंड दूसरा सेक्शन होगा लोअर क्लास। बट अगर हम डिफरेंट रैंक्स में रोमन एम्पायर के लोगों को डिवाइड करते हैं, सो बेसिकली ऐसे 5 सोशल कैटेगरी थे जिन सोशल कैटेगरी में अलग अलग लोगों को उनके काम के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। सो इन सारे लाइन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था वो मैंने आप लोगों को उस डायग्राम के हेल्प से समझा दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो बाय द लेट एम्पायर which start with the reign of Constantine I in the early part of the 4th century, the first two groups mentioned by Tacitus had merged into a unified and expanded aristocracy. So basically हमने स्टार्टिंग के पैरा में अर्ली रोमन एम्पायर के सोशल हायरार्की को डिस्कस किया, यानी कि फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में जो सोशल हायरार्की था उसको डिस्कस किया। बट अब हम लेट रोमन एम्पायर यानी कि थर्ड सेंचुरी के बाद से रोमन एम्पायर में जो सोशल हायरार्की था उसको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली रोमन एम्पायर में जो लेट फेज स्टार्ट होता है वो एम्पेरर कॉन्स्टेंटीन के रूलिंग टाइम पीरियड से ही स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे ही थर्ड सेंचुरी का एंड होता है एंड फोर्थ सेंचुरी का शुरुआत होता है, सो उस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर के जो एम्पेरर बनते हैं उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन I। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पेरर थे एंड इनका जो रूलिंग टाइम पीरियड था वो था 306 से लेकर 337 AD, यानी कि फोर्थ सेंचुरी की शुरुआत में ही इन्हें रोमन एम्पायर का एम्पेरर बना दिया जाता है। सो बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि टैसिटस ने जो फर्स्ट के दो ग्रुप को मेंशन किया था सोशल हायरार्की में, यानी कि अर्ली रोमन एम्पायर के सोशल हायरार्की में जो कौन थे, सो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप में सेनेटर्स को प्लेस किया गया था एंड सेकंड ग्रुप में इक्विट्स को प्लेस किया गया था। सो जब लेट रोमन एम्पायर का स्टार्टिंग होगा, यानी कि जैसे ही फोर्थ सेंचुरी का स्टार्टिंग होगा, देन ये दोनों जो ग्रुप्स थे, जो सेनेटर्स एंड जो इक्विट्स थे, ये लोग आपस में मर्ज हो जाएंगे, यानी कि ये लोग आपस में यूनाइट हो जाएंगे एंड ये लोग एरिस्टोक्रेसी का ग्रुप फॉर्म करेंगे, एरिस्टोक्रेसी का सेक्शन फॉर्म करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। सो एरिस्टोक्रेसी बेसिकली सोसाइटी में जो पावरफुल, जो वेल्दी लोग होते हैं उन्हीं लोगों को इंक्लूड करता है। सो ये दोनों जो सेक्शन है, जो सेनेटर्स एंड जो इक्विट्स है, ये लोग लेट रोमन एम्पायर में एक न्यू सेक्शन को फॉर्म करेंगे जिसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाएगा। सो लेट रोमन एम्पायर में दोबारा से एक न्यू सोशल हायरार्की का फॉर्मेशन होगा एंड उस न्यू सोशल हायरार्की में जो पहला पोजीशन था, जो फर्स्ट पोजीशन था, उसमें बेसिकली एरिस्टोक्रेसी को प्लेस किया जाएगा। एंड एरिस्टोक्रेसी में कौन इंक्लूडेड होंगे? सो बेसिकली सेनेटर्स एंड इक्विट्स से एरिस्टोक्रेसी में इंक्लूडेड होंगे। सो लेट रोमन एम्पायर में ये सारे जो एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स होंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिच रहेंगे, बट ये लोग उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे जितना कि पावरफुल मिलिट्री इलाइट्स रहेंगे। यानी कि रोमन एम्पायर में जो मिलिट्री इलाइट्स थे, जो सोल्जर्स थे, वे लोग ज़्यादा पावरफुल रहेंगे एज कम्पेयर टू द एरिस्टोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट हमें मिडिल क्लास के बारे में बता रखा है। दैट मीन्स कि उस न्यू सोशल हायरार्की में जो सेकंड पोजीशन था, उस सेकंड पोजीशन में बेसिकली मिडिल क्लास को प्लेस किया गया। सो मिडिल क्लास में कौन कौन लोग इंक्लूडेड होते थे? सो द मिडिल क्लास नाउ कंसिस्टेड ऑफ द considerable mass of person connected with imperial service in the bureaucracy and army, but also the more prosperous merchants and farmers of whom there were many in the eastern provinces। यानी कि बेसिकली मिडिल क्लास में वे लोग इंक्लूडेड रहेंगे जो लोग ब्यूरोक्रेसी या फिर आर्मी से कनेक्टेड थे, यानी कि जो लोग रोमन एम्पायर की ब्यूरोक्रेसी में, जो लोग रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में और रोमन एम्पायर के आर्मी में सर्व करते थे, वर्क करते थे, वही लोग मिडिल क्लास में इंक्लूडेड रहेंगे। एंड इन लोगों के अलावा रोमन एम्पायर में जो प्रोस्पेरियस मर्चेंट्स, यानी कि जो धनी, जो वेल्दी व्यापारी होते थे, जो फार्मर्स होते थे, वे लोग भी इंक्लूडेड रहेंगे।
Tacitus described this respectable middle class as clients of the great senatorial houses. यानी कि Tacitus ने इस मिडिल क्लास को रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास डिस्क्राइब किया है. क्यों डिस्क्राइब किया है? क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग होते थे वे लोग सेनेटोरियल हाउसेस के क्लाइंट्स होते थे, यानी कि सेनेटर्स के क्लाइंट्स होते थे. सो इसीलिए मिडिल क्लास के लोगों को रिस्पेक्टेबल कहा जाता था. नाउ नेक्स्ट हमें थर्ड सोशल कैटेगरी के बारे में बता रखा है. सो थर्ड सोशल कैटेगरी में बेसिकली लोअर क्लासेस इंक्लूड होते थे एंड इन लोगों को कलेक्टिवली यानी कि एक साथ ह्यूमिलियर्स कहा जाता था, जिसका मतलब ही होता है लोअर. सो अब हम जानेंगे कि आखिर इस कैटेगरी में यानी कि लोअर क्लास के सेक्शन में किन किन लोगों को इंक्लूड किया जाता था. सो लोअर क्लासेस में बेसिकली रूरल लेबर फोर्स को इंक्लूड किया जाता था, जो कि लार्जर स्टेट्स में एम्प्लॉयड थे, यानी कि लार्जर स्टेट्स में काम करते थे. इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाता था इसी क्लास में. इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाता था. सो माइग्रेंट वर्कर्स बेसिकली ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि काम के तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स होते थे वे लोग ग्रेन या फिर ऑलिव हार्वेस्ट करते थे. एंड इन सब के साथ साथ ऐसे वर्कर्स जो कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम करते थे वे लोग भी इस तीसरे सेक्शन में इंक्लूडेड होते थे. एंड इन सब के साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिशंस होते थे, जो कैजुअल लेबरर्स होते थे, जो कि बिग सिटीज़ में काम करते थे, एंड बहुत सारे स्लेव्स भी इसी थर्ड कैटेगरी में यानी कि लोअर क्लास के सेक्शन में इंक्लूडेड होते थे. सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेट रोमन एम्पायर में यानी कि थर्ड सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर में लोगों को किस तरीके से अलग अलग सोशल कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. सो बेसिकली फर्स्ट पोजीशन में एरिस्टोक्रेसी को प्लेस किया गया था एंड एरिस्टोक्रेसी में बेसिकली सेनेटर्स एंड इक्विट से इंक्लूडेड होते थे. सेकेंड पोजीशन में मिडिल क्लास को प्लेस किया गया, यानी कि ऐसे लोग जो कि ब्यूरोक्रेसी या फिर आर्मी में काम करते थे या फिर वेल्दी मर्चेंट्स या फिर फार्मर्स होते थे. एंड थर्ड पोजीशन में लोअर क्लास को प्लेस किया गया एंड लोअर क्लास में लेबर्स एंड स्लेव्स ही इंक्लूडेड होते थे. सो विद दिस हमारा पहला पैरा कंप्लीट होता है. सो पहला पैरा में सबसे पहले हमने अर्ली रोमन एम्पायर के सोशल कैटेगरी को समझा एंड उसके बाद हमने लेट रोमन एम्पायर के सोशल कैटेगरी को समझा. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैरा. सो नेक्स्ट पैरा में हमें अर्ली 5th सेंचुरी के एक राइटर के बारे में बताया है जिनका नाम था ओलम्पियोडोरस. सो ये एक राइटर के साथ साथ एम्बेसडर भी थे. सो इन्होंने हमें सिटी ऑफ रोम यानी कि रोम शहर के एरिस्टोक्रेसी के एनुअल इनकम के बारे में बताया है. यानी कि रोम शहर में जो एरिस्टोक्रेसी थे, जो सेनेटर्स एंड जो इक्विट्स थे, इन लोगों को एनुअली कितना ज़्यादा इनकम मिलता था इसके बारे में हमें बताया है. सो इन लोगों को करीब 4000 पाउंड ऑफ गोल्ड एनुअल इनकम के रूप में मिलता था, जो कि एक बहुत ही लार्ज अमाउंट है. सो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो एरिस्टोक्रेसी थे वे लोग इतना वेल्दी क्यों होते थे, क्योंकि इन लोगों को गोल्ड में पेमेंट मिलता था एंड वो भी बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता था. सो इसीलिए एरिस्टोक्रेसी के मेंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते थे एंड बहुत ज़्यादा वेल्दी भी होते थे. नाउ नेक्स्ट हमें रोमन एम्पायर के मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बता रखा है. सो मॉनेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मनी से रिलेटेड होता है. सो इस पैरा में बेसिकली हम लोग थोड़ा बहुत रोमन एम्पायर के मॉनेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे. सो प्रीवियस के टॉपिक में हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि रोमन एम्पायर में बेसिकली सिल्वर कॉइन्स का इस्तेमाल होता था. एंड सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा जाता था? सो बेसिकली सिल्वर कॉइन्स को डेनेरियस कहा जाता था. सो शुरुआत का जो टाइम पीरियड था यानी कि अर्ली रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर में सिल्वर का ही इस्तेमाल होता था कॉइन्स के प्रोडक्शन के लिए. बट इतने साल तक जब ये लोग सिल्वर का ही इस्तेमाल कर रहे थे कॉइन्स के प्रोडक्शन के लिए, सो रोमन एम्पायर में जो सिल्वर के माइंस थे यानी कि जो सिल्वर के खदान थे, सो बेसिकली स्पेन में ही सिल्वर माइंस थे. सो स्पेनिश सिल्वर माइंस में जो सिल्वर था वो एक्सहॉस्टेड यानी कि खत्म हो गया था. सो जब रोमन एम्पायर में सिल्वर की कमी हो गई, सो सिल्वर के कॉइन्स का प्रोडक्शन होना बंद हो गया. सो इसकी वजह से रोमन एम्पायर के मॉनेटरी सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो गए, क्योंकि किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए मनी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है. एंड उस टाइम में पेपर के नोट्स तो नहीं थे, बल्कि मेटल मनी का ही इस्तेमाल होता था, यानी कि मेटल्स के थ्रू ही कॉइन्स बनाए जाते थे एंड उसी का इस्तेमाल होता था. सो सिल्वर की कमी होने की वजह से सिल्वर कॉइन्स का प्रोडक्शन होना बंद हो गया. सो अब इसका सोल्यूशन क्या निकला? सो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि 4th सेंचुरी के स्टार्टिंग में रोमन
एम्पायर का जो न्यू एम्पायर होगा वो होगा कॉन्स्टेंटीन। सो कॉन्स्टेंटीन एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम का फाउंडेशन करेंगे जो कि गोल्ड का होगा, यानी कि अब सिल्वर के बजाय एक दूसरा मेटल का इस्तेमाल होगा कॉइन्स को बनाने के लिए। एंड जो दूसरा मेटल था वो क्या था? सो बेसिकली अब गोल्डन कॉइन्स बनेंगे रोमन एम्पायर में। एंड ये जो गोल्डन कॉइन्स होंगे इनको सॉलिडस कहा जाएगा। सो यहाँ पे आप रोमन एम्पायर के मॉनेटरी सिस्टम में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं। सो बेसिकली अर्ली रोमन एम्पायर में सिल्वर कॉइन्स का इस्तेमाल होता था जिसको डेनोरियस कहा जाता था, एंड लेट रोमन एम्पायर में गोल्डन कॉइन्स का इस्तेमाल होगा जिसको सॉलिडस कहा जाएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सॉलिडस है, जो गोल्डन कॉइन्स है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? सो बेसिकली इसको कॉन्स्टेंटाइन वन ने इंट्रोड्यूस किया। सो विद दिस आई होप कि आपको रोमन एम्पायर का मॉनेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। So now let's move to our next para. So the late Roman bureaucracy, both the higher and middle echelons, was a comparatively affluent group because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this in buying up assets like land. यानी कि लेट रोमन एम्पायर के ब्यूरोक्रेसी में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायर रैंक के एंड मिडिल रैंक के लोग होते थे, ये लोग एफ्लुएंट ग्रुप होते थे। एफ्लुएंट ग्रुप यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अमीर होता है। सो ये जो लोग थे, ये लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच थे। क्यों रिच थे? क्योंकि इन लोगों को गोल्ड में सैलरी दिया जाता था। सो इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा रिच थे। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको गोल्ड में सैलरी मिलेगा देन आप कितने ज़्यादा रिच होंगे। सो ये जो हायर एंड मिडिल रैंक के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, ये लोग बहुत ज़्यादा रिच होते थे। एंड ये लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते थे एसेट्स को खरीदने के लिए, जैसे कि लैंड वगैरह। सो ये लोग अपना पैसों का सही इस्तेमाल करते थे। ये लोग बहुत सारे लैंड्स वगैरह को खरीदते थे, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे। और साथ ही साथ हमें यह भी बता रखा है कि रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाईज। यानी कि रोमन एम्पायर के जुडिशियल सिस्टम में और रोमन एम्पायर के मिलिट्री सप्लाईज के एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत ज़्यादा करप्शन होता था। और ये कहा जाता था कि जो रोमन एम्पायर में हायर ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि रोमन एम्पायर में जो हायर एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ये लोग एक्सटॉर्शन करते थे, यानी कि ये लोग जबरदस्ती वसूली करते थे। और साथ ही साथ रोमन एम्पायर में जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, वे लोग भी बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते थे, वे लोग भी बहुत ज़्यादा लालची होते थे। सो ऐसा नहीं था कि रोमन एम्पायर में जो गवर्नमेंट था वे लोग करप्शन को कम करने के लिए कुछ नहीं करते थे, बल्कि जो रोमन गवर्नमेंट होता था वे लोग टाइम टू टाइम इंटरफियर करते थे रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि वे लोग रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। नाउ एट द लास्ट पॉइंट हमें यह बता रखा है कि रोमन स्टेट में, यानी कि रोमन एम्पायर में ऑथोरिटेरियन रूल होता था। ऑथोरिटेरियन यानी कि डिक्टोरियल रूल, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है अगर वो एम्पायर के हाथ में होता है देन उसी को एक ऑथोरिटेरियन रूल कहा जाता है। सो रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जिस एम्पायर में जो कंप्लीट पावर था वो एम्पायर के हाथ में था। सो इसीलिए रोमन एम्पायर्स को, रोमन रूलर को एब्सोल्यूट रूलर भी कहा जाता है। So dissent was really tolerated. So basically रोमन एम्पायर में डिसेंट का मतलब होता है प्रोटेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, अगर कोई किसी बात के ऊपर विरोध करता है देन उसको डिसेंट कहा जाता है। सो रोमन एम्पायर में विरोध को, प्रोटेस्ट को टॉलरेट नहीं किया जाता था। एंड जो रोमन गवर्नमेंट होता था वो बेसिकली ऐसे प्रोटेस्ट यानी कि ऐसे विरोध को किस तरीके से दबाते थे? विथ वायलेंस, यानी कि फोर्स के थ्रू वे लोग ऑब्जेक्शन को, वे लोग प्रोटेस्ट को दबाया करते थे। बट रोमन एम्पायर में जो लॉ होते थे, जो कानून होते थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। सो बेसिकली 4th सेंचुरी के बाद से रोमन एम्पायर में जो लॉ बनेगा, जो कानून बनेगा, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि वे कुछ फियरसम एम्पायर्स के डिसीजन को भी ब्रेक लगा देगी। यानी कि ऐसे एम्पायर्स जो कि बहुत ज़्यादा क्रूएल होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा निर्दय होते थे, सो उन लोगों का जो रॉन्ग डिसीजन होता था, उनके रॉन्ग डिसीजन में एक ब्रेक का काम करता था ये रोमन लॉ। सो इससे हमें ये पता चलता है कि भले ही रोमन एम्पायर एब्सोल्यूट रूलर होते थे, बट फिर भी
वे लोग इतने भी ज़्यादा फ्री नहीं होते थे कि उन लोगों का जो मर्जी होता था वे लोग वो करते थे। सो बेसिकली रोमन एम्पायर में जो कानून होता था वो एम्पायर्स को रोक के रखता था कुछ भी गलत डिसीजन लेने के लिए। एंड लॉ वॉज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स, यानी कि ये वही कानून होते थे जो कि रोमन एम्पायर के लोगों का जो सिविल राइट होता था उसको प्रोटेक्ट करके रखता था। सो विद दिस हमारा 6 टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको 6 टॉपिक भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो जो लास्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। एंड आई होप कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। सो अगर आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स एंड कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोस देखना चाहते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।